अस्सलाम वालेकुम सारे बच्चों और प्यारे बच्चों। आज हम कंप्यूटर क्लास 7 की सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर की बुक 7 का कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तफसीली इसको पढ़ा जाए। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चों की तरफ से ये रिक्वेस्ट भी आई है और वो कंप्लेन भी करते हैं इस चीज़ की कि स्कूल के अंदर हमें पूरी तफसील से ये चीज़ें नहीं समझाई जाती हैं, बल्कि सिर्फ रीडिंग करवाई जाती है या इस तरह का जो भी मसला है। तो उसके लिए हमें डिटेल्ड नोट्स चाहिए। तो वो नोट्स लिखे हुए बनाने की बजाय, क्योंकि अब ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें मैंने ज़्यादा बेहतर ये समझा कि मैं इस पे वीडियोस बना दूं जो इंटरनेट पे सेव हो जाएं और बाद में जिसको जब भी ज़रूरत हो ये उसके लिए एक्सेसिबल हो। पढ़ाने का तरीका बड़ा सादा सा होगा, कोई ऐसी ज़र्क बर्क किस्म की वीडियो नहीं होगी, लेकिन कोशिश होगी कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आ सके। तो आगाज़ करते हैं। कंप्यूटर क्लास 7 यूनिट 1 है हार्डवेयर बेसिक्स, यानी हार्डवेयर की जो इब्तदाई आपको इंफॉर्मेशन है वो दी जाएगी। फिजिकली अ कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस। असल में कंप्यूटर को अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे डिफरेंट हार्डवेयर की डिवाइसेस या इसके जो पुर्जे हैं उनका कॉम्बिनेशन है, जिनमें सिस्टम यूनिट है, ये सिस्टम यूनिट है जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं और इसके अंदर बहुत सारे पुर्जे लगे हुए हैं। मॉनिटर है, ये मॉनिटर है जिसको टीवी समझा जाता है, असल में ये मॉनिटर है। और कीबोर्ड है जिसे हम लिखते हैं एबीसी या 1 2 या सिंबल्स वगैरह। इसके बाद माउस है, ये जो आपको कर्सर नज़र आ रहा है ये माउस ही की अलामत है, और जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ उसी तरह से ये भी मूव कर रहा है। ये हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि हम किसी फाइल को खोल सकें, क्लोज कर सकें, उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को चेक कर सकें। प्रिंटर, प्रिंटर से हम कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे ये बुक है तो ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आई है, छप के आई है, जो प्रिंटर का ही काम है। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट, इस यूनिट में बच्चे सीखेंगे कि सिस्टम यूनिट क्या है एंड इट्स इंटरनल कंपोनेंट्स, और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स या पुर्जे लगे हुए हैं। जैसे मदरबोर्ड है जिसके ऊपर हम सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। प्रोसेसर है जो कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। रैम, इसमें मेमोरी होती है, वोलेटाइल है जो ख़त्म हो जाती है, टेम्परेरी होती है। रोम, इसमें हमारी मेमोरी होती है, परमानेंट होती है, जब तक हम खुद उसको ख़त्म ना करें तब तक वो ख़त्म नहीं होती। एक्सपेंशन कार्ड्स, एक्सपेंशन कार्ड्स का अब कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना हो गया है, क्योंकि पहले जब आते थे कोई इजाफी कोई भी चीज़ कंप्यूटर के साथ लगाते थे, जैसे कोई माइक ले आए या कोई डिजिटल कैमरा ले आए, तो इन चीज़ों के लिए हमें एक अलहदा से उसका कार्ड साथ आता था, जो जिसमें इसकी केबल लगती थी और वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाता था। इन कार्ड्स को लगाने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स होती थी। उन स्लॉट्स के अंदर हम ये कार्ड लगाते थे, उसको इंस्टॉल करते थे और फिर हम उसको यूज़ करते थे। हर एक मदरबोर्ड के ऊपर 6 से 10 स्लॉट्स होती थी, जो हमें सहूलत देती थी कि हम अगर कंप्यूटर लाने के बाद इसमें कोई नई चीज़ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास गुंजाइश मौजूद है। स्टूडेंट्स विल आल्सो लर्न ब्रीफली अबाउट कटिंग एज टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स को बताया जाएगा थोड़ा बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। वो क्या हैं? जैसे बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, जब हम किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो जब हम पेमेंट काउंटर पे आते हैं पैसे देने के लिए, तो वो हर एक चीज़ की कीमत लिखने की बजाय एक छोटी सी डिवाइस पड़ी होती है जिसके सामने उस चीज़ को करता है, उसमें से बीप की आवाज़ आती है और उसकी कीमत कंप्यूटर में सामने आ जाती है। इसे कहते हैं बारकोड रीडर। उस डिवाइस के ऊपर, सॉरी उस चीज़ के ऊपर एक कोड लिखा होता है जिस कोड की कीमत कंप्यूटर में दर्ज की हुई है। अब जैसे ही हम उस चीज़ को डिवाइस के सामने करते हैं, वो कोड का नंबर पड़ता है और उसकी कीमत वहाँ पे शो कर देता है। ये एक आम सी चीज़ है जो हम अक्सर देखते हैं। इसके बाद है फिंगरप्रिंट रीडर।
फिंगरप्रिंट से भी हम लोग काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं, क्योंकि जब शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं या कोई सिम लेने जाते हैं उस वक्त हमारी उंगलियों के निशानात लिए जाते हैं। ये भी एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके ऊपर हम अपनी उंगली रख देते हैं और वो हमारी उंगली का एक स्केच, एक कॉपी उसकी ले लेता है, जिसे फिंगरप्रिंट कहा जाता है। उस फिंगरप्रिंट को रिसीव करने वाले को फिंगरप्रिंट रीडर कहा जाता है। और कटिंग एज टेक्नोलॉजी में है रोबोट्स, जो आहिस्ता आहिस्ता अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना शुरू हो गए हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिक कोई काम कर लेती हैं। नेक्स्ट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम चैप्टर पढ़ने से पहले ही ये देख सकते हैं कि इसमें हमें किस किस चीज़ के बारे में समझाया जाएगा, या जो इसके अहम मौजू हैं, अहम टॉपिक्स हैं, वो हमारी नज़र से गुजर जाते हैं पहले ही। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये यूनिट पढ़ने के बाद बच्चों को किस किस चीज़ की समझ आ जाएगी। पहला है डिफाइंड सिस्टम यूनिट। बच्चे बता सकें कि सिस्टम यूनिट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। रिकग्नाइज एंड एक्सप्लेन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को देख के पहचान सकें कि ये मदरबोर्ड है और बता सकें कि इसका काम क्या है। एंड प्रोसेसर, और उसके ऊपर प्रोसेसर का भी बता सकें। अब इसके दो हिस्से पढ़ाए जाएंगे, पहला कंट्रोल यूनिट है, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। एक्सप्लेन मेमोरी। मेमोरी के बारे में बता सकें, मेमोरी क्या होती है, रैम क्या है, रोम क्या है, ये टेम्परेरी क्यों है और ये परमानेंट कैसे है। रिकग्नाइज एंड एक्सप्लेन एक्सपेंशन कार्ड्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स। बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो एक्सपेंशन कार्ड्स को पहचान सकें, देख सकें कि ये एक्सपेंशन कार्ड है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और साथ में स्लॉट्स को भी पहचान सके कि ये कार्ड हमने लगाना कहाँ पे है। इस चीज़ के बारे में बच्चों को बेहतर नॉलेज मिलेगा, बच्चों के इल्म में इजाफा होगा। एक्सप्लेन ब्रीफली बारकोड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर एंड रोबोट। तो ये डिटेल जैसे अभी मैंने बताई कि हम जब बारकोड को देखें तो हमें समझ आ सके उसको देख के इसका काम करने का तरीका क्या है, फिंगरप्रिंट रीडर का काम करने का तरीका क्या है, रोबोट क्या है। रोबोट असल में हर वो चीज़ जो हमारा कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम खुद ब खुद कर दे, वो रोबोट की एक शक्ल है। सबसे पहला टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर। ये ऐसा टॉपिक है जो पिछली क्लासेस में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था, लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ें। In the previous classes, we have already studied the definition of computer and its basic components. पिछली क्लासेस में हमने कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, उनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं हम पहले, लेकिन आज हम उसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। वी विल रिव्यू दैम हेयर। आज हम उनको रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ सकें इनको। A computer is an electronic machine which processes raw data, जिसे हम इनपुट कहते हैं, into meaningful information, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, and also store output for later use. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम रॉ डाटा फ्राहम करते हैं, जिसे इनपुट भी कहा जाता है। ये उसको प्रोसेस करके, तरतीब दे के, उसकी फ़ाइल बना के, टेबल्स बना के उसको मीनिंगफुल यानी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल इंफॉर्मेशन बना देती है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आल्सो स्टोर्स आउटपुट फॉर लेटर यूज़। वो फाइल जो हम एक बार बना लेते हैं, वो तरतीब जो हम एक बार उसको दे देते हैं, ये उसको हमारे मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए भी संभाल के रख लेता है, और जब तक हम खुद उसको डिलीट नहीं करते तब तक वो ख़त्म नहीं होगी। ये कंप्यूटर की एक तस्वीर है जिसे आप सब जानते हैं। ये इसका माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू और स्पीकर्स। ये इसके जो ज़रूरी पार्ट्स हैं वो हैं। इसके अलावा बाकी जितने आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर को काम करने के लिए अपने कंपोनेंट्स की हेल्प चाहिए होती है। The components of a computer consist of hardware,
एंड सॉफ्टवेयर। इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, पुर्जे हैं, उनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिनमें से एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। अब वो डायग्राम की मदद से समझा रहा है कि कैसे है इसके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, यानी कुछ इसमें सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे, कुछ हार्डवेयर की कैटेगरी में आएंगे। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर असल में इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा मजमूआ होता है जो किसी भी ख़ास किस्म के प्रोग्राम को करने के लिए दी जाती हैं। अ सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं। मिसाल उसकी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, कोरल ड्रा है, डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हम माउस को हिलाते हैं तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस है कि जैसे जैसे माउस हिलेगा वैसे वैसे ही ये कर्सर भी मूव करेगा। या जब हम कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हैं, जो बटन दबाएंगे उसके जैसा ही लफ्ज़ अंदर लिखा जाएगा। ये उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें हम ABC लिखते हैं, 1-2 लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग करते हैं और काफ़ी वसी पैमाने पर हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसमें वर्ड में। उसके बाद है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी हम इसमें बग़ैर किसी ज़ुबान की तमीज़ के उर्दू, इंग्लिश या जिस ज़ुबान का भी चाहें हम इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और MS वर्ड से भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है कोरल ड्रा के अंदर। तो इसकी जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होंगी। डिवाइस ड्राइवर्स हैं। डिवाइस ड्राइवर का मतलब है हम जो जो डिवाइसेस कंप्यूटर में लगाते हैं उनके ड्राइवर्स। ड्राइवर का मतलब ये है कि जब हम कोई इसमें हार्डवेयर लगाते हैं, कोई पुर्जा लगाते हैं, तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देना पड़ती है। जैसे कहते हैं कि हम ये चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन असल में उसकी डिटेल है, जिसके बाद कंप्यूटर उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हार्डवेयर है। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर नाउन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो हिस्से जो हम सामने अपने देखते हैं या जिनको हम छू के महसूस कर सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। These include the input and output devices as well as the system unit. इसमें सारी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट भी इसी का हिस्सा है। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर आर नाउन एज इनपुट डिवाइसेस। वो सारी डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डाटा फ्राहम करते हैं, वो चाहे कीबोर्ड से हम अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में लिखें, नंबर्स की शक्ल में लिखें या सिंबल्स की शक्ल में लिखें। माउस से हम क्लिक करें, डबल क्लिक करें, कोई चीज़ ओपन करें, कोई चीज़ क्लोज़ करें, किसी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, तो ये सारे काम हम माउस से करते हैं। स्कैनर एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं। जैसे ये किताब का पेज आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा है कि ये इसमें डिज़ाइन करके नहीं रखा गया, बल्कि ये एक छपी हुई किताब है, प्रिंटेड बुक है, प्रिंटेड पेपर है उसका, जिसको स्कैनर में रख के स्कैन करके इसके अंदर पहुंचा दिया गया है। और इसी तरह बेशुमार किताबें हैं जिनको स्कैनर के थ्रू स्कैन करके इसमें कंप्यूटर में पहुंचाया जा सकता है। ये काम वैसे ही करता है जैसे एक सादा फ़ोटोकॉपी मशीन करती है। ये डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा के ज़रिए से हम अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके केबल के थ्रू कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले और प्रेजेंट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। एग्जांपल्स है इसकी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एट्सेट्रा। तो वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम अपना आउटपुट या रिज़ल्ट देते हैं, दिखाते हैं, पेश करते हैं, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनमें पहला मॉनिटर है। जैसे आप इस वक्त अपने मॉनिटर पे ये वीडियो देख रहे हैं,
आपने वीडियो पर डबल क्लिक किया, प्रोसेसर ने वीडियो को चलाया और रिज़ल्ट में आपकी स्क्रीन पे वो वीडियो चलना शुरू हो गई और स्पीकर से आपको मेरी आवाज़ आना शुरू हो गई। ये है आउटपुट। अगर हमने कोई चीज़ पेपर के ऊपर प्रिंटेड लेनी है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई तस्वीर है, उसके लिए हम प्रिंटर को यूज़ करेंगे। ये स्पीकर्स हैं जो एलसीडी के साथ या मॉनिटर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और वहाँ से हम वीडियो देखते हैं और इससे हमें ऑडियो मिलती है। स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं इसके साथ। स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। ये स्टोरेज डिवाइसेस ऐसे होती हैं जो हमारा डाटा और हमारी इंस्ट्रक्शंस को हमेशा के लिए रख लेती हैं जब तक हम उनको खुद ना ख़त्म करें। इसकी मिसाल फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब ये इस्तेमाल नहीं की जाती। इसका साइज़ बड़ा होता था लेकिन कैपेसिटी बहुत कम होती थी। हार्ड डिस्क, ये हम आज भी यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसमें डाटा स्टोर करते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। सीडी या डीवीडी, इसमें हम अपना डाटा कॉपी करते हैं, करके इसको आगे पीछे लेके जा सकते हैं। इससे भी एक आसान ज़रिया है, वो है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये प्लग एंड प्ले होती है। प्लग एंड प्ले का मतलब है आप इसको कंप्यूटर के साथ लगाएं और इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जब आपने डाटा इसमें कॉपी कर लिया, इसको उतारें, जहाँ लेके जाना है ले जाएं, वहाँ जाके दोबारा से इसको सिस्टम में लगाएं और उस डाटा को एक्सेस कर लें। कम्युनिकेशन के लिए devices which are used to communicate and connect a computer with other computers are known as communication devices। वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनको कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहा जाता है। इसकी मिसाल है ये मॉडेम। ये इंटरनल मॉडेम है जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगता था। इसको इंस्टॉल करते थे और फिर इसको यूज़ करते थे। आजकल जो यूज़ हो रहा है वो ये है एक्सटर्नल मॉडेम। इसको वाईफाई या राउटर भी कहते हैं और ये तकरीबन अब हर घर में मौजूद है। और क्योंकि अब इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर घर में इस्तेमाल हो रहा है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। तो ये एक्सटर्नल मॉडेम है, ये इंटरनल मॉडेम। सिस्टम यूनिट ये है जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं और इसके अंदर ये सारे पुर्जे लगे हुए होते हैं और उसका मकसद ये होता है कि ये उनको कवर करे, उनको सेफ रखे। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि जो बच्चे एकेडमी नहीं जा सकते, क्योंकि अब इंटरनेट तो हर घर में मौजूद है, तो वो घर पे बैठे ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इससे के अलावा वैसे भी कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर हमें स्कूल में सही तरह से डिटेल नहीं दी जाती, तो उसलिए भी मैंने ये आगाज़ किया था इस काम का। तो उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा होगा। सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द मेन सर्किट बोर्ड। इसमें सबसे पहले मेन सर्किट बोर्ड होता है, ये वाला प्रोसेसर। ये प्रोसेसर है जी। पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई है। स्टोरेज डिवाइसेस एटसेट्रा, ठीक है। जिसके अलावा इसमें स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम सारा डाटा महफूज करते हैं। इट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, यानी इसका साइज़ और शेप मुख्तलिफ हो सकती है। सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट्स इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फ्रॉम डैमेजेस। जो इसके अंदर पार्ट्स लगे होते हैं उनको डैमेज होने से भी बचाता है। अब हम जो सिस्टम के ज़रूरी हिस्से हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है मदरबोर्ड या मेन बोर्ड। हमने जितने भी पुर्जे कंप्यूटर में लगाने हैं वो सारे के सारे इसके साथ अटैच होंगे, तब वो हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होकर कोई भी फंक्शन कर सकते हैं। इसलिए इसको मेन सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड भी कहा जाता है। ये पावर सप्लाई है। इसका काम ये है कि ये जो बिजली हमें मिलती है, मतलब वापडा की बिजली 220 वोल्ट आती है और इसको इतनी नहीं चाहिए होती। इसको कुछ एरियाज़ में 3 वोल्ट, कुछ में 2 वोल्ट, इवन कुछ में 1.5 वोल्ट भी चाहिए होती है। तो वो इसका काम ये है कि ये उस सारी बिजली को
इसके रिक्वायर्ड जो भी अमाउंट है उसके मुताबिक रिड्यूस करके, कम करके प्रोवाइड करती है। इसके बगैर ये नहीं चल सकता। ये ग्राफिक कार्ड है, इसका इस्तेमाल पहले हुआ करता था, अभी ये बिल्ट इन है, यानी ये पहले से ही इसमें लगे होते हैं। जैसे ये इसमें एक चिप लगी हुई है, इसी तरह ये भी लगा हुआ आता है, ये अलग से नहीं होता। ग्राफिक्स कार्ड का काम ये होता है कि ये हमारे मॉनिटर को वीडियो प्रोवाइड करता है। हम जो भी कोई काम कर रहे होते हैं या मॉनिटर के ऊपर जो भी कोई चीज़ नज़र आ रही होती है वो इसके थ्रू होती है। यहाँ पे हम केबल लगाते हैं मॉनिटर की। ये असल प्रोसेसर है, जैसे हम इसका दिमाग कहते हैं, जो सारी प्रोसेसिंग करता है। और इसका साइज़ बहुत छोटा सा होता है, जितनी एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर उतना साइज़ है, और अब तो उससे छोटे प्रोसेसर भी हैं। ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम ये है कि हम अभी जो काम कर रहे होते हैं वो सारा मेमोरी के अंदर सेव होता है, रैम के अंदर, और ये टेम्परेरी होता है। फिर हम जो काम चेंजिंग करनी होती है करके उसको सेव कर लेते हैं। अगर सेव ना करें तो इसी में रहता है, और जैसे ही सिस्टम ऑफ होगा इसके अंदर मौजूद सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा। ये हार्ड डिस्क है, ये हमारा परमानेंट स्टोरेज है। हम जो काम भी करते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, वो सारी इसमें रख देते हैं, जो हमें बाद में भी काबिल इस्तेमाल रहती हैं हमारे लिए। सीडी या डीवीडी ड्राइव, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डाटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। यानी अगर हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए सीडी या डीवीडी हमारे पास दोनों तरीके मौजूद हैं। सीडी की कैपेसिटी ज़रा कम होती है, डीवीडी की ज़्यादा होती है, वर्सेटाइल होती है, फास्ट होती है। इसलिए अब लोग डीवीडी को ही प्रेफर करते हैं, सीडी तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ये मोडेम है, इसका काम है कि हम इसके थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पूरी एक नई दुनिया खुल जाती है थ्रू गूगल या कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करें, और हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकती हैं। ये सारे पुर्जे इस सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं, और ये आपस में मिल के काम करते हैं, एक तरतीब से काम करते हैं, इसलिए इसको सिस्टम कहा जाता है। और यूनिट इसलिए कहा जाता है कि जैसे आर्मी में कुछ बंदों की एक पार्टी बना दी जाती है, एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनको एक ड्यूटी दी जाती है, और वो सारे अपनी अपनी ड्यूटी खुद ब खुद सर अंजाम देते जाते हैं। बाहर से किसी को भी बार बार आके समझाना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। इसी तरह ये सारे पुर्जे भी आपस में मिल के काम करते हैं, इसलिए ये सिस्टम है और उसका यूनिट है। सिस्टम ये सारे चलाते हैं, यूनिट की तरह काम करते हैं, इसलिए इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। यूजुअली इन पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम यूनिट कैन बी फाउंड इन टू शेप्स। ज़्यादातर जो आम इस्तेमाल में देखा जाता है वो हमारा सीपीयू या जो सिस्टम यूनिट है दो शेप्स में है। पहला ये है डेस्कटॉप, यानी ये डेस्कटॉप के ऊपर रखा होता है, इसके ऊपर हम मॉनिटर रख सकते हैं, नाम भी रखें लेकिन ये ऐसे लेटा हुआ होता है। दूसरा होता है, इसको टावर कहते हैं। टावर मतलब ये स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, खड़ा होता है, और इसके साथ हम मॉनिटर रख सकते हैं, ठीक है जी इसके ऊपर नहीं आ सकता। इसके बाद मदरबोर्ड को हम डिस्कस करते हैं। मदरबोर्ड ऑन सिस्टम बोर्ड इज मेन सर्किट बोर्ड, ये सबसे मेन सर्किट बोर्ड है। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड ऑन आर कनेक्टेड विद इट। तो जैसे मैंने बताया था कि सारे पुर्जे हम इसके साथ अटैच करते हैं, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। जो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड पे, उनमें सबसे पहले प्रोसेसर है, फिर इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी कीबोर्ड वगैरह इनपुट के लिए, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स वगैरह आउटपुट के लिए। मेमोरी चिप होती है जिसमें रैम भी है और रोम भी है। एक्सपेंशन कार्ड्स हैं, यानी हमने इजाफी चीज़ें जो भी लगानी हैं वो कार्ड्स की फॉर्म में इसके साथ कनेक्ट होंगी। एक्सपेंशन स्लॉट्स, यानी ये वो स्लॉट्स हैं जिनमें हम वो एक्सपेंशन कार्ड्स लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस होंगी हमारी जिनमें हम अपना डाटा सेव करेंगे। पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स क्या होते हैं आप उसकी डेफिनेशन समझ लें ताकि ये आइंदा भी आपको काम आएगी। द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर
कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू केबल्स टू द सिस्टम यूनिट। ये वो डिवाइसेस हैं जो इनपुट हो सकती हैं, आउटपुट हो सकती हैं, लेकिन ये उस सिस्टम यूनिट के अंदर नहीं होती हैं, ये उससे बाहर होती हैं और इनको केबल के थ्रू सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। दे आर नाउन एज पेरिफेरल्स। जैसे माउस है, ये बाहर है लेकिन कनेक्टेड है, कीबोर्ड भी बाहर है, कनेक्टेड है, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टम यूनिट के अंदर नहीं होती, बाहर होती हैं, लेकिन क्योंकि केबल के थ्रू कनेक्ट होती हैं तो हम इनको सिस्टम यूनिट का हिस्सा नहीं कह सकते, हम इनको पेरिफेरल कहेंगे, जो हमें वाजे कर देगा कि ये कोई डिवाइस ऐसी है जो सिस्टम से बाहर है। ये इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिसमें स्लॉट्स भी हैं और पोर्ट्स भी हैं। स्लॉट्स में हम कार्ड्स लगाते हैं, पोर्ट्स के में हम थ्रू केबल डायरेक्टली लगा के चेक करते हैं। और ये जो सॉकेट्स हैं ये रैम के लिए हैं, ये स्लॉट्स हैं, ये सॉकेट्स हैं। ये ओपन है, इनको लगाने के बाद हम ग्रिप ऑन कर देते हैं, इसलिए इनको सॉकेट्स कहा जाता है। तो ये था हमारा सिस्टम यूनिट और उसके साथ हमारा मदरबोर्ड। उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद है, उनके साथ शेयर कीजिएगा और इसको गौर से दूसरी बार तीसरी बार भी सुने। इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। प्रोसेसर प्रोसेसर वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। यह इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। इट इज़ अ सिलिकॉन चिप फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड पे लगी हुई सिलिकॉन चिप होती है, जैसे ये प्रोसेसर लगा हुआ है, ये सिलिकॉन चिप है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज़ टू कैरी आउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस द डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। इसका असल में काम यह है कि जो हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बिल्कुल उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमारे डाटा को प्रोसेस करता है और वो ये काम बड़ी एफिशिएंटली यानी बड़ी फुर्ती से, बड़ी तेज़ी से और एक्यूरेटली यानी बग़ैर गलती के करता है। इट इज़ आल्सो नाउन एज CPU। इसको CPU भी कहते हैं। CPU तीनों लफ्ज़ कैपिटल हैं, इसका मतलब है कि हर एक लेटर से पूरा वर्ड बनता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ये सेंटर में होता है, प्रोसेसिंग इसका काम है और यूनिट की तरह से ये काम करता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको क्यों कहते हैं। एक तो वजह यह है कि हमारे इनपुट और आउटपुट के सेंटर में होता है, काम इसका प्रोसेसिंग है और इसके सारे पुर्जे आपस में एक यूनिट की तरह काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं और इनको सारी तरतीब इनकी सेट है पहले से और उसके मुताबिक ये काम करते हैं, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। ये हमारा वो प्रोसेसर है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ये उसकी असल शेप है, इसे हम लगाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर और यही सारे काम करता है। CPU को उसने मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें पहला है ALU और दूसरा है CU। ALU को उसने मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें पहला AU है और दूसरा LU। थोड़ा सा हिंट वो ये दे रहा है कि द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेसर आर ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड CU यानी कंट्रोल यूनिट। ALU फर्दर हैज़ टू पार्ट्स जिसमें AU यानी अरिथमेटिक यूनिट एंड LU यानी लॉजिक यूनिट। तो ये सबको मिला के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बनता है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं हम। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है? All mathematical and logical problems are solved in this portion of the processor। प्रोसेसर के इस हिस्से में हमारे मैथ से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं या लॉजिकल मीन्स जिनकी वैल्यू यस, नो, ट्रू, फॉल्स ये होती है, वो वाले काम सारे प्रोसेसर के इस हिस्से में होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, ये दोनों इसका हिस्सा हैं। अरिथमेटिक यूनिट या AU इज अ पार्ट ऑफ ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का हिस्सा है। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज, कौन कौन से काम करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फॉर एग्जांपल हम इसको देते हैं एक सवाल प्लस का या माइनस का, तो वो इसके इसी हिस्से में होगा।
दूसरा है इसका लॉजिक यूनिट। LU या लॉजिक यूनिट इज आल्सो प्रेजेंट इन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इट compares two quantities and gives answer in the form of true or false। इसमें दो वैल्यूज जाती हैं और ये फिर उसको बताता है कि ये वैल्यूज आपस में मैच कर रही हैं या नहीं, या जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको दी गई हैं उसके मुताबिक ये सही है या गलत है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 5+3=8, तो ये बहुत दुरुस्त है, वो कहेगा ट्रू। इसी तरह अगर हम यही वैल्यूज गलत देते हैं तो ये हमें दिखाएगा कि ये फॉल्स है। अगर हम कहते हैं 5 is greater than 3 तो ये कहेगा ठीक है, लेकिन अगर वही हम कहें 5 is less than 3 तो ये कहेगा कि ये फॉल्स है, ये गलत है। अब इसका दूसरा हिस्सा है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट्स ऑल द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। इसका काम ये होता है कि ये सारे फंक्शंस जो कंप्यूटर करता है उनको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है यानी पुर्जों को आपस में एक तरतीब के साथ चलाता है, एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशंस, और वो सारे ऑपरेशंस को ये डायरेक्ट करता है, उनकी तरतीब इसके पास सेट होती है कि कौन सी बारी से कौन सा पुर्जा काम करेगा, जिसकी वजह से सारे पुर्जे अपना अपना काम अपनी अपनी बारी पे करते हैं। आपने नोट किया होगा कि जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं हम सिर्फ पावर का बटन प्रेस करते हैं और इंतज़ार करते हैं, कंप्यूटर खुद से सारे पार्ट्स को डिटेक्ट करता है और हमारे मॉनिटर पे शो करता जाता है कि मेरे पास ये पुर्जा भी लगा हुआ है, ठीक है, ये भी लगा हुआ है, ठीक है। वो सारा काम खुद करता है और विंडोज़ लोड करके डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाता है। फर्स्ट इंटरफेस ये सारा कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने जब विंडोज़ करते हैं तो वो विंडोज़ असल में ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि पहले कौन कौन से पार्ट्स को ये आपस में कनेक्ट करेगा, करके डिस्प्ले जनरेट करेगा, वो करके डिस्प्ले भेजेगा और रेडी होके डेस्कटॉप का इंटरफेस आपके सामने ले आएगा। ये सारा अगर देखा जाए तो इसके कंट्रोल यूनिट के पास ही होता है। आगे सर, इट डज नॉट एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शंस इटसेल्फ। ये कोई भी इंस्ट्रक्शंस अपने पास से नहीं देता, बट डायरेक्ट्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू कैरी देम आउट। बल्कि ये दूसरे जो पार्ट्स हैं उनका सीक्वेंस बहाल करता है कि वो किस तरतीब से आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए चलते जाएंगे और हमारे डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करेंगे। इट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन हु कंट्रोल्स द मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ ट्रैफिक। ये बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह से है जो ट्रैफिक के बहाव को, गाड़ियों के आने जाने को कंट्रोल भी करता है और उनको आने जाने में मदद भी करता है। सिमिलरली कंट्रोल यूनिट मेंटेन्स द सीक्वेंस एंड फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर टू बी प्रोसेस्ड। असल में इसका काम ही ये है कि ये हमारे उस सारे काम के जो सीक्वेंस है उसका तरतीब है उसको मेंटेन करता है उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो हमने इसको दी हुई होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। ये असल में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं। मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा सो दैट सीपीयू कैन प्रोसेस देम। मेमोरी का काम ये है कि ये इंस्ट्रक्शंस और डाटा को अपने अंदर महफूज रखती है ताकि सीपीयू उनको प्रोसेस कर सके। इट इज़ द वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर। ये वो सारा एरिया है जहाँ पे कंप्यूटर ने काम करना होता है। इसकी दो टाइप्स हैं। पहली है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, इस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड। ये वो एरिया है जहाँ पे हम कोई भी डाटा लाते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। ये टेम्परेरी होता है। इसमें डाटा जो होता है अगर हम उसको सेव ना करें और लाइट ऑफ हो जाए तो वो डाटा ख़त्म हो जाता है, डाटा लॉस हो जाता है। इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है। रैम इज़ अ वोलेटाइल इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ स्विच्ड ऑफ।
ये वोलेटाइल है यानी ख़त्म हो जाने वाली है। जैसे ही पावर ऑफ होगी जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल समवन इज़ टाइपिंग अ लेटर ऑन द कंप्यूटर, जैसे मिसाल दे रहा है वो कि एक बंदा कंप्यूटर पे कोई लेटर लिख रहा है एंड द पावर गोज़ ऑफ, और बिजली बंद हो जाती है। द कंटेंट ऑफ द लेटर विल बी इरेज्ड फ्रॉम रैम इफ़ इट इज़ नॉट सेव्ड। अगर हमने उसको साथ साथ सेव किया तो वो रोम में चला गया, लेकिन अगर सेव नहीं किया वो रैम में ही है, तो जैसे ही बिजली जाएगी वो ख़त्म हो जाएगा। दोबारा बिजली आएगी, सिस्टम को ऑन करेंगे तो हम वो इन्फॉर्मेशन दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इस तरह की होती है रैम, ताकि आपको फिजिकली आइडिया हो जाए कि रैम की शक्ल किस तरह की होती है। When someone tells you that your computer does not have enough memory, जब कोई आपको ये कहे या मैसेज आए कंप्यूटर में आपके सिस्टम के अंदर इतनी मेमोरी नहीं है, it means that your computer does not have enough RAM। इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में इतनी रैम नहीं है जितनी आपको चाहिए। प्रोसेसर काम कैसे करता है, इसकी मज़ीद डिटेल ये ऐसे दे रहा है कि पहले माउस an input device to we use an input device to uh, input the number 3 and 4 along with the instructions add। यानी हम पहले इनपुट डिवाइस से या कीबोर्ड से लिखते हैं 3 और 4 और साथ में उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इनको करना क्या है, आपस में प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, जो भी करना है वो हम साथ में इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं इसको। वो क्या करता है, द नंबर एंड द इंस्ट्रक्शंस आर टेम्परेरीली हेल्ड इन मेमोरी, ये आर्जी तौर पे मेमोरी में मौजूद रहती हैं। द प्रोसेसर रिट्रीव्स द नंबर एंड द इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म द एडिशन। अब वहाँ से प्रोसेसर नंबर्स और इंस्ट्रक्शंस को ले लेता है ताकि उनको जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक हल कर सके। फाइनली द रिजल्ट 7 इज टेम्परेरीली हेल्ड इन मेमोरी, इसका आंसर 7 वो ले आता है और ये मेमोरी में टेम्परेरीली आ जाता है। फ्रॉम हेयर इट कैन बी आउटपुट आर स्टोर्ड। अब हमारी मर्जी है, हम चाहें तो इस फाइल को बना के सेव कर लें या इसका आउटपुट ले लें पेपर के ऊपर। दोनों सूरतों में जो हम चाहें हम कर सकते हैं। इसके बाद है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज एरिया। ये कंप्यूटर का परमानेंट स्टोरेज एरिया है। इसमें से जब तक हम खुद कोई चीज़ डिलीट नहीं करते इसमें से डाटा ख़त्म नहीं होता। इट कंटेन्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हार्डवेयर डिवाइसेस। इसमें लिखा होता है कि कंप्यूटर स्टार्टअप कैसे करेगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे कैसे कौन कौन सा पुर्जा किस तरतीब से चलेगा, ये सारी इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और हार्डवेयर के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं, इसमें कौन कौन सा डिवाइस लगी हुई है जो उसने यूज़ करनी है। इट इज़ फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड के ऊपर ऐसी चिप्स लगी हुई होती हैं। रोम इज़ नॉन वोलेटाइल, ये ना ख़त्म होने वाली मेमोरी है। एग्जाम्पल दे रहा है कि इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। जब बिजली बंद होती है तो इस इंफॉर्मेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द रोम, इससे डाटा ना तो हम चेंज कर सकते हैं ना इसको रिमूव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। इसी वजह से इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, यानी हम इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, ना इसको चेंज कर सकते हैं और ना इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमारा आज का ये जो टॉपिक है इसका इस्तेमाल आजकल ज़रा कम हो गया है क्योंकि चीज़ें एडवांस हो गई हैं। वो सारी चीज़ें जिनके लिए हम इन एक्सपेंशन कार्ड्स को यूज़ करते थे वो अब मेन बोर्ड के ऊपर बिल्ट इन आना शुरू हो गई हैं, यानी वो पहले से मेन बोर्ड का हिस्सा हैं। इनका इस्तेमाल पहले इसलिए किया जाता था क्योंकि ये चीज़ें अलहदा आती थी और इनको मेन बोर्ड के ऊपर इंस्टॉल किया जाता था, पहले अटैच किया जाता था, फिर इनको सॉफ्टवेयर इनका इंस्टॉल किया जाता था, तब हम इनको इस्तेमाल करने के काबिल होते थे। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें एडवांस हो रही हैं बहुत सारी खूबियाँ ऐसी हैं जो मेन बोर्ड के अंदर अब पहले से ही लगी हुई होती हैं, हमें अलहदा से नहीं लगानी पड़ती। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया जाए, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाए ताकि ज़्यादा फोकस हम अपने अगले लेक्चर्स पे कर सकें। एक्सपेंशन कार्ड्स,
एन एक्सपेंशन कार्ड इज अ स्मॉल सर्किट बोर्ड, ये एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है। इट गिव्स अ कंप्यूटर द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल अ स्टोरेज डिवाइस। इसके जरिए से हम कंट्रोल कर सकते हैं एक स्टोरेज डिवाइस को। एन इनपुट डिवाइस, किसी इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर वगैरह है। और एन आउटपुट डिवाइस, या इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस जैसे स्पीकर या प्रिंटर वगैरह हैं, उनको भी हम इन कार्ड्स के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। बेसिक पर्पज ऑफ एन एक्सपेंशन कार्ड इज़ टू इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर। असल मकसद इसका ये है कि जब ये एक्सपेंशन कार्ड लगेगा तो ये हमेशा किसी न किसी डिवाइस के लिए होता है, तो हमारे कंप्यूटर में एक डिवाइस और एक सहूलत का इजाफा हो जाएगा। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स, 4 इसकी किस्में हैं। पहली है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड नाम से आपको अंदाज़ा होगा कि इसका जो ताल्लुक आवाज़ से, यानी कंप्यूटर में आवाज़ भेजनी या कंप्यूटर से आवाज़ रिसीव करनी हो, दोनों सूरतों में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अ साउंड कार्ड अलाउज अ कंप्यूटर टू रिसीव साउंड इन डिजिटल फॉर्म एंड रिप्रोड्यूस इट थ्रू स्पीकर्स। इसके ज़रिए हमें एक सहूलत मिलती है कि हम आवाज़ को इन डिजिटल फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं, और जो आवाज़ हम रिप्रोड्यूस करते हैं या जो बनाते हैं उसको हम स्पीकर्स के थ्रू सुन भी सकते हैं। स्पीकर्स, हेडफोन्स एंड माइक्रोफोन्स आर अटैच्ड हेयर, ये इसकी पोर्ट्स हैं। इनमें हम हेडफोन या स्पीकर या माइक्रोफोन वगैरह लगा के जो भी साउंड इसमें जाएगी या जो भी साउंड रिसीव होगी वो हम साउंड कार्ड के थ्रू ही कर सकते हैं। लेकिन अब ये बिल्ट इन आ जाते हैं, यानी पहले से ही मेन बोर्ड के ऊपर बने हुए होते हैं, हमें अलहदा से ये नहीं करने पड़ते, इसे इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं। सेकेंड वन इज़ योर ग्राफिक कार्ड। द ग्राफिक कार्ड enables a computer to display output images on the monitor screen। इसकी मदद से हम इस काबिल हो जाते हैं कि जो पिक्चर हमारा सीपीयू या सिस्टम यूनिट प्रोड्यूस करता है उसको हम मॉनिटर की स्क्रीन पे देख सकें। पहले ये बिल्ट इन नहीं था, जब तक हम इसमें वीजीए कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगाते तब तक हम उसकी तस्वीर नहीं देख सकते थे। पहले ये हार्डवेयर की फॉर्म में उसके साथ अटैच करते थे, फिर उसको इंस्टॉल करते थे, और उसके बाद हम कंप्यूटर की जो केबल है, डाटा केबल, वो यहाँ पे लगाते थे। लगा के फिर उसके बाद हम उसमें से मॉनिटर के ऊपर उसकी तस्वीर देख सकते थे जो भी इसमें चल रहा होता है। ये लिखा है जी मॉनिटर इज अटैच है, ये जगह है जहाँ पे हम मॉनिटर को अटैच करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। A network interface card enables the computer to connect and communicate with other computers। ये कार्ड हमें इस बात की सहूलत देता है कि हम एक वायर के ज़रिए अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अटैच कर सकते हैं। नेटवर्क केबल यहाँ पे अटैच की जाती थी, इसमें लगाई जाती थी। आखिरी है मोडेम। मोडेम इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन वायर्स। इसकी मदद से हम अपना जो भी डाटा है उसको डिजिटल फॉर्म में टेलीफोन वायर के थ्रू ट्रैवल करवा सकते हैं। यूजुअली इट इज़ यूज फॉर डायल अप इंटरनेट कनेक्शंस। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन का मतलब इंटरनेट है कि हम इसको इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं। और इसकी केबल यहाँ पे लगती है टेलीफोन लाइन की। हमारा अगला टॉपिक है एक्सपेंशन स्लॉट्स। ये वीडियोस बिल्कुल नेचुरल हैं, इनमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, तो जैसे एक नॉर्मल वे में पढ़ाया जा रहा है वैसे ही बिल्कुल आपके सामने हर चीज़ ठीक है। उम्मीद है कि सादा सी फॉर्म में आपको ये चीज़ें बेहतर समझ आ सकेंगी। एक्सपेंशन कार्ड्स हमने पढ़ा, इनको लगाने के लिए ये स्लॉट्स बनी हुई होती हैं, इनको हम कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन का मतलब है किसी चीज़ में इजाफा करना, कोई चीज़ बढ़ा देनी। मिसाल के तौर पे हम इसमें साउंड कार्ड लगाते हैं, उसकी मदद से हम इसमें साउंड भेज भी सकते हैं, साउंड रिसीव कर सकते हैं, तो एक सहूलत का इजाफा हो गया, एक्सपेंशन हो गई। अगर हम इसमें मोडेम लगाते हैं उसके थ्रू हम हमारे पास एक और सहूलत आ गई कि हम इंटरनेट से डाटा रिसीव कर सकते हैं, इंटरनेट पे डाटा सेंड कर सकते हैं, सहूलत आ गई। इसी तरह इस सारे फंक्शन की वजह से इसको एक्सपेंशन कार्ड कहा जाता है, और जहाँ पे लगाए जाते हैं एक्सपेंशन कार्ड्स उनको एक्सपेंशन स्लॉट्स कहा जाता है। An expansion slot is a long narrow socket on the motherboard into which different expansion cards can be plugged in। ये मदरबोर्ड के ऊपर बारीक लंबी सी एक लाइन होती है, एक प्लग इन होता है जिसके अंदर हम उन कार्ड्स को लगा सकते हैं और लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स। 3 इनकी किस्में हैं। पहली है
ISA, इसको आइजा भी कहते हैं, और इनसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर इनको कहा जाता है। इट इज़ अ स्लो स्पीड स्लॉट यूज्ड फॉर मोडेम्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है मोडेम के लिए, स्पीड इसकी थोड़ी स्लो होती है। रेयर टू फाइंड इन मॉडर्न कंप्यूटर्स, देखें साथ ही ये भी बता रहे हैं कि ये मॉडर्न कंप्यूटर्स में अब नहीं मिलती है। सेकंड है PCI, ये थी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। हमने पढ़ा था पेरिफेरल का मतलब होता है वो पुर्जे जो हम कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट से बाहर लगाते हैं, इजाफी लगाते हैं, वो वाला कंपोनेंट इसमें इंटरकनेक्ट करता है इसके साथ, यानी इस सॉकेट के अंदर हम कोई भी ऐसी डिवाइस जो बाहर रखी हुई है कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ फास्टर इन स्पीड देन आइजा स्लॉट्स, ये आइजा स्लॉट से थोड़ी सी फास्टर होती है, तेज़ होती है। इट इज़ यूज फॉर साउंड कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड्स एंड मोडेम्स, इसका इस्तेमाल भी हम साउंड कार्ड्स यानी आवाज़ के लिए, ग्राफिक कार्ड्स तस्वीर के लिए, नेटवर्क कार्ड्स यानी आपस में जो कंप्यूटर्स कनेक्ट हो रहे हैं छोटे से नेटवर्क में उसके लिए, या मोडेम बीच में लगाया जा सकता है। तीसरी है इसमें AGP, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। इट इज़ अ हाई स्पीड स्लॉट यूज ओनली फॉर ग्राफिक और 3D ग्राफिक कार्ड्स, ये बड़ी हाई स्पीड स्लॉट है और इसमें हम ग्राफिक कार्ड या 3D ग्राफिक कार्ड लगाते हैं जो हमें बड़ा तेज़ी से डाटा ट्रांसफ़र करके देता है। ये ओवरव्यू है मदरबोर्ड का जिसमें ये सारे स्लॉट्स मौजूद हैं। साथ में लिखा हुआ है कि ये सारी हमारी PCI स्लॉट्स हैं जिनके अंदर हम डिवाइसेस लगा के इन कार्ड्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ये AGP स्लॉट्स हैं। ये हमारे पास जो हम रैम हमने पढ़ी है, रैम लगाने के लिए ये वाली स्लॉट्स हैं। ये हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर के ऊपर फ़ैन है। ठीक है जी, ये हमारा ओवरव्यू है एक मदरबोर्ड का। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंक्लूड हुआ। ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं दी क्योंकि इनमें से तकरीबन सारी ही चीज़ें अब यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है, आपने ये याद करना है, ये पेपर में आएगा, आपने यही लिखना है, तब आपने पास होना है। ये टॉपिक मैं समझता हूँ कि इसमें इस चैप्टर में जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये जानदार है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमारी जो आइंदा टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके अंदर ये सबसे आगे है, और इसका पढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रिसेंटली आपके कोर्स में शामिल की गई है जो कि बड़ा एक अच्छा स्टेप है, और आपको चीज़ों को समझने में और चीज़ों पे अमल करने में बड़ी आपको आसानी होगी इसकी वजह से। Cutting edge technologies. The latest are the most advanced stage in the development of the computer technology is known as cutting edge technology. कंप्यूटर की दुनिया में जो सबसे जदीद और सबसे नई चीज़ जो आई है, जो नई डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं, जो नए फ़ायदे मिले हैं, उनका नाम हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी रखा है। सबसे पहला इसमें है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर ये तस्वीर इसके सामने है, जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ से जाके कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो हर एक चीज़ की कीमत बारी बारी कंप्यूटर में एंटर करने की बजाय उसके ख़ास सिमत से उसको स्कैनर के सामने या रीडर बारकोड रीडर के सामने करता है, तो उसकी एक बार बस बीप होती है और उसकी सारी डिटेल कंप्यूटर में आ जाती है। ये है हमारा बारकोड रीडर जो हमारे काम को बड़ा आसान कर देता है, क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ कैशियर को ही नहीं होता बल्कि ओनर को भी बड़ा फ़ायदा होता है कि उसके पास सारी डिटेल एक ही बटन दबाने से, एक ही कमांड देने से आ जाती है कि आज दिन में टोटल कितना सामान बिका, उसमें क्या क्या था, कितना था, कितने पैसे आए और कितने पैसे इस वक्त आपके गले में मौजूद होने चाहिए। ये हर एक चीज़ इसमें एक बटन के साथ आ जाती है, एक क्लिक से आ जाती है, जो कि बहुत बड़ी सहूलत है। इसके बारे में लिखा है बारकोड इज़ अ सेट ऑफ लाइट एंड डार्क बार्स, बार मतलब लाइंस विद डिफरेंट विड्थ पेस्टेड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये असल में इस तरह से कुछ लाइट और कुछ डार्क लाइंस का मजमूआ होता है जिनका आपस में डिस्टेंस किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। बारकोड रीडर इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है, यानी इसको लेके वो कंप्यूटर के अंदर फीड करता है। इट गैदर्स इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग अ बारकोड, इसे पढ़ के कंप्यूटर को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके बाद एवरी बारकोड हैज़ अ सीरीज ऑफ नंबर्स नाउन एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या UPC।
हर एक बार कोड के ऊपर एक नंबर होता है जिसको यूनिवर्सल सीरियल कोड कहा जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्री ऑफ ओरिजिन। इसमें शामिल होता है कि हमें पता चल सके ये किस मुल्क में बनी है, मैन्युफैक्चरर्स कोड किसने बनाई है, प्रोडक्ट्स नेम, उस प्रोडक्ट का नाम भी आ जाता है, एंड चेक डिजिट टू वेरीफाई कोड। और दोबारा वो अपने डिजिट्स को चेक करता है ताकि कोड वेरीफाई हो सके कि क्या वाकई ये इसी का कोड है या किसी और का है। अब ये उसमें तरतीब है कि वो कैसे कंट्री कोड या मैन्युफैक्चरर्स कोड या बाकी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करता है। बारकोड रीडर इज़ अ लेज़र स्कैनिंग डिवाइस। ये एक डिवाइस है, स्कैन करती है लेज़र में, इससे काम होता है। यूजुअली अ बारकोड रीडर इज़ अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। आमतौर पे इसको कंप्यूटर के साथ अटैच करके रखा जाता है क्योंकि इसमें जो भी लॉजिकल ट्रांजैक्शन होगी या लॉजिकल रीडिंग होगी वो कंप्यूटर के थ्रू ही होगी। इट ट्रांसलेट्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बारकोड्स। बारकोड की शक्ल में ये जो डाटा पड़ा हुआ होता है ये उसको रीड करती है, करके उसको ट्रांसलेट करती है। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड बैच नंबर एंड प्रोडक्ट नेम एटसेट्रा। इसमें बैच नंबर हो सकता है, प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, या इस तरह उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। बारकोड रीडर्स आर मोस्टली यूज्ड इन सुपरमार्केट्स। इसका इस्तेमाल किया जाता है सुपरमार्केट्स में, बड़े बड़ी मार्केट्स में, फार्मेसीज में, लाइब्रेरीज में भी अब इनका इस्तेमाल किया जाता है वगैरह। ये तीन इसकी शक्लें हैं। ये कैसा हो सकता है, टर्मिनल फाइंड बारकोड रीडर हो सकता है, या इसमें आप कह सकते हैं लेज़र बीम्ड बारकोड रीडर हो सकता है, या हैंड हैंडल्ड बारकोड हो सकता है। जैसे हम जाएं किसी सुपरमार्केट में कोई शॉपिंग करें तो वहाँ पे इस तरह का होता है, उसके सामने करते हैं, बीप करता है, कीमत आ जाती है। या इस तरह का हो सकता है, या उसको हाथ में भी पकड़ के आगे पीछे ऑपरेट कर सकते हैं और उस चीज़ के बारकोड की तरफ इसको स्कैन कर सकते हैं बारकोड को इससे, और अपना रिक्वायर्ड डाटा उससे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिंगरप्रिंट रीडर। यानी हमारे जो फिंगर के ऊपर प्रिंट्स हैं, जो उंगलियों के ऊपर निशान हैं, उनको रीड करता है। अ फिंगरप्रिंट इज एन इम्प्रेशन लेफ्ट बाय अ फिंगर और थंब। फिंगरप्रिंट क्या है, हमारे अंगुली या अंगूठे का निशान होता है। फिंगरप्रिंट रीडर इज अ डिवाइस दैट कैप्चर्स अ फिंगरप्रिंट एंड ट्रांसलेट इट इनटू अ डिजिटल कोड। इसको इंस्ट्रक्शन ये होती है कि हमारे फिंगरप्रिंट की कॉपी लेगा, लेके उसको जो भी फिंगरप्रिंट कोड दिया गया उसके मुताबिक इसको ट्रांसलेट करेगी। दिस कोड इज कंपेयर्ड विद द ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। अब उस कोड को जो कंप्यूटर के अंदर आपका कोड बना हुआ है, सेव है पहले से, उसके साथ मैच किया जाता है। अगर हो जाए तो उसका मतलब है, वो कह देता है कि आपकी जो स्कैनिंग है वो सक्सेसफुल होगी, और अगर मैच नहीं हुआ तो वो इसमें फिर एरर दे देता है कि ये आपका थंब इम्प्रेशन ठीक नहीं आ रहा, या ये आपका है ही नहीं। फिंगरप्रिंट रीडर इज मोस्टली यूज फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम। ज़्यादातर इस्तेमाल इसका क्रिमिनल्स की इन्वेस्टिगेशंस के लिए होता है, उनको पहचानने के लिए, या सिक्योरिटी सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सम कंप्यूटर्स यूज इट फॉर लॉगिन एंड यूजर्स ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर्स के अंदर आमतौर पर इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि अगर आपने कंप्यूटर को लॉगिन करना है तो अब उसमें ऑप्शन आ जाता है, जैसे मोबाइल में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है। आप अगर लॉक खोलना चाहें तो वो आपसे फिंगरप्रिंट रिक्वायर करता है, तो आप उसको फिंगरप्रिंट देंगे, फिर ये लॉगिन होगा। मॉनिटर के ऊपर यहाँ एक अलहदा खाना बना होता है, उस खाने के अंदर आप अपनी उंगली रखते हैं। जो भी उंगली आपने पहले इसको एंटर की हुई है वही दोबारा प्रिंट आप उसका ये लेगा, स्कैन करेगा तो एंटर हो सकता है। गाड़ियों में आप जो हमारा वो जहाँ पे इसको गाड़ी स्विच ऑन करने की जगह होती है उसके साथ ही आप ये एक स्कैनर लग के आ जाता है। अगर हम पहले अपनी फिंगर वहाँ पे उसके ऊपर लगाएंगे, ये उसको स्कैन करेगा। अगर वो मैच हो गई है तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी, अदरवाइज हम चाबी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ये है फिंगरप्रिंट रीडर इज़ यूज्ड फॉर एम्प्लॉयज़ एंड अटेंडेंस। जब आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में या किसी भी इदारे में, तो आपने वहाँ देखा होगा कि जो भी कोई वहाँ पे वर्कर आता है, आते ही पहले एक साइड पे छोटी सी मशीन लगी होती है, उसके ऊपर अपनी कोई उंगली रखता है और चला जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि आप रजिस्टर्स के ऊपर लंबी लंबी हाज़िरियाँ ना भी लगें
तो भी इसका रिकॉर्ड रोज़ाना मेंटेन होता रहता है, जो बाद में किसी भी वक्त हम ले सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम एक ही कमांड दे के पूरे महीने का या पूरे साल का रिकॉर्ड से ले सकते हैं, बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ रजिस्टर्स को चेक करते रहें और उनके पेजेस में आगे पीछे चेक कर करके अपना वक्त ज़ाया करते रहें। अगली इसमें जो काम की चीज़ है वो ये है कि अब ऐसे डोर लॉक्स आ गए हैं जहाँ पे चाबी की बजाय ऊपर ये फिंगरप्रिंट रीडर लगा हुआ है, जिसमें हम अपनी पहले ऊपर इसको फिंगर का इम्प्रेशन देते हैं। अगर वो उसमें एंटर्ड है तो ये अलाउ करेगा, अदरवाइज लॉक नहीं खुलेगा। ये एक बड़े काम की चीज़ है जो सिक्योरिटी के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल की जाती है। आखिरी टॉपिक है चैप्टर का, रोबोट्स। रोबोट का मतलब हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ होगी जो इंसान नुमा शक्ल में होगी और हमारे सामने आएगी जाएगी, बातें करेगी, इंसानों की तरह बिहेव करेगी। लेकिन रोबोट असल में हर उस चीज़ का नाम है जो भी ऑटोमेटिक काम करने में हमारी हेल्प करता है, वो सारे रोबोट्स होते हैं। रोबोट इज़ अ मशीन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सॉफ्टवेयर कंटेंट इन अ चिप। रोबोट का मतलब ये है कि कोई ऐसी डिवाइस जिसको हम इंस्ट्रक्शन एक ख़ास चिप में रख के उसमें एंटर कर दें और वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही काम करता रहे। याद रखिए, कंप्यूटर अपने पास से कोई काम नहीं कर सकता, अपने खुद से सोचने की सलाहियत इसमें नहीं है। मिसाल इसकी ऐसी है, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कह रहे हैं कि बड़ी तरक्की हो रही है, तो हो सकता है हम मुलाजमों की जगह भी रोबोट ही रख लें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आज आपका प्लान है कि आज हम दोपहर में कोई सब्ज़ी पकाएंगे, कोई भी सब्ज़ी कर लें, आप मसलन कह लेते हैं कि हम गोभी पकाएंगे, आलू गोभी पकाते हैं। आप रोबोट को भेज दीजिए बाज़ार में कि जाए जाके आलू गोभी लेके आए। अब उसको ये डन हो गया कि आलू और गोभी लेके आने हैं। बाज़ार में 1000-50 सब्जियाँ होंगी, लेकिन अगर उसको आलू गोभी नहीं मिली तो आई एम अफ्रेड कि आपको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद से फैसला नहीं कर सकता कि अगर आलू गोभी नहीं है तो चलो मैं कोई और सब्ज़ी ले जाता हूँ। नहीं, खुद से फैसला वो नहीं करेगा। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं ये उसके मुताबिक ही काम करता है। रोबोट्स आर मेड टू हेल्प ह्यूमन बींग्स। इनका मकसद ये है कि ये इंसानों की खिदमत कर सकें, हेल्प कर सकें। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हैज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स। इसमें ये सलाहियत होती है कि ये जो चीज़ें हमें सामने पड़ी नज़र आती हैं उनके साथ डील कर सकें, उनको मूव कर सकें। दे आर आल्सो नाउन एज मैकेनिकल एजेंट्स। इनको मैकेनिकल एजेंट भी कहते हैं। रोबोट्स कैन परफॉर्म टास्क एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। ये बिल्कुल दुरुस्त तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके अपने से सोचने की तो कुछ सलाहियत होती नहीं है। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बिल्कुल उनके मुताबिक काम करते हैं। और दूसरा ये है कि ये बड़ी तेज़ी से काम करते हैं। दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिज़ाइन एंड द वर्क दे डू। तो इनकी क्लासिफिकेशन इस तरह से की जाती है कि ये इनका डिज़ाइन कैसा है और ये काम कौन सा करते हैं। अब जो जदीद ज़माना है उसमें आप ये देखें, ये जो पहला रोबोट है ये असल में एक डिश वाशर है, बर्तन धो रहा है। ये एक डोमेस्टिक रोबोट है जो आपकी सफाइयाँ करता है, झाड़ू लगाता है। ये है अ रोबोट इज़ प्लेइंग म्यूज़िक। ये म्यूज़िक बजा रहा है। ठीक है जी। इतनी तरक्की हो चुकी है और मज़ीद अभी जारी है कि बर्तन धोने के लिए भी रोबोट आएंगे, झाड़ू पोंछा करने के लिए भी रोबोट आएंगे और हमें म्यूज़िक सुनाने के लिए भी रोबोट आएंगे। रोबोट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज कार मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन, मिलिट्री, ट्रांसपोर्टेशन एट्सट्रा। इसका इस्तेमाल आजकल बहुत सी जगह पे किया जा रहा है, जिनमें कार मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे लिखें कार मैन्युफैक्चरिंग, तो आप वहाँ पे देख के हैरान रह जाएंगे कि बहुत कम जगह पे आपको कोई इंसान काम करता हुआ नज़र आएगा। अदरवाइज़ सारा कुछ बड़े ही सिस्टमेटिक वे में खुद से होता जाता है। चीज़ें बनती जा रही हैं, बन बन के असेंबल हो रही हैं और आगे चलती जा रही हैं। तो ये कार मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मेडिसिन में ये यूज़ होता है। मसलन मेडिसिन का जो भी फार्मूला होगा उसके साइज़ के बर्तन लगा दिए जाते हैं और वो बर्तन आपस में जब फिलअप हो जाते हैं होके वो मिक्स होते हैं, कोई केमिकल बनता है, केमिकल की फिर
टैबलेट्स या सिरप बनाए जाते हैं। मिलिट्री में इनका इस्तेमाल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रडार वगैरह हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है, या कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी चीज़ों को लाने के लिए, ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल बड़ा किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आर नाउ परफॉर्म्ड बाय रोबोट्स। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनमें जिस तरह पाकिस्तान में लाखों लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा बड़ा काम होता है। अब वहाँ पे ज़्यादा रोबोट्स लग गए हैं जो खुद से काम करते हैं, ना थकते हैं, ना कोई उनकी शिफ्ट होती है और ना ही वो कोई मालिकों को तंग करते हैं। रोबोटिक हैंड्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में रोबोटिक हैंड यूज़ किए जाते हैं। रोबोटिक हैंड मतलब मशीन लग जाती है जो खुद से अपना काम करती जाती है। नासा इज यूजिंग रोबोट्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। नासा इसी का इस्तेमाल स्पेस में जाके चीज़ें तलाश करने के लिए कर रही है। ठीक है जी, ये हैं कुछ तस्वीरें जिनमें हम साइंस या रोबोट की तरक्की को देख सकते हैं। हम कंप्यूटर क्लास 7 यूनिट 1 की समरी डिस्कस करेंगे, यानी हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ मुकम्मल हो गई यूनिट 1 की, और आज हम सारा यूनिट मुकम्मल करने के बाद इसकी समरी पे पहुँचे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। यानी मुख्तसर तरीन शक्ल में सिस्टम यूनिट किसे कहते हैं? सिस्टम यूनिट एक ऐसा बॉक्स है जहां कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है। हम इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं और ये सबसे मेन प्रोसेसिंग एरिया भी है जहां हमारी दी गई तमाम हिदायत पे अमल किया जाता है और अमल करके उसे आउटपुट जनरेट किया जाता है। मदरबोर्ड इज़ अ मेन सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड है। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड और कनेक्टेड विद इट। हम जितने भी कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं वो असल में सारे के सारे हम मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं, डाटा के लिए भी और पावर के लिए भी। इसी में हमने एक्सपेंशन स्लॉट्स, एक्सपेंशन कार्ड, ये सारा कुछ पढ़ा। इसी से हमारे जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, वो चाहे सिस्टम यूनिट के अंदर हैं या उससे बाहर हैं, वो सारी की सारी हम मदरबोर्ड के साथ अटैच करेंगे। प्रोसेसर कैरीज आउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसेस द डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। प्रोसेसर का काम असल में ये होता है कि हम उसको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके बिल्कुल मुताबिक वो हमारे डाटा को प्रोसेस करता है बड़ी तेज़ी के साथ और बगैर गलती के। अब ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हर एक प्रोग्राम में मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पेंट खोलते हैं तो पेंट में जो आप टूल्स यूज़ करते हैं उनके पीछे इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं कि जैसे आप एक टूल को क्लिक करते हैं, उसका फंक्शन क्या होगा, उसने लाइन लगानी है। एक और टूल को आप सेलेक्ट करते हैं, उसका काम होगा उसने सर्कल लगाना है या ओवल शेप बनानी है। एक और टूल को आप अगर आप क्लिक करते हैं, उस टूल के पीछे इंस्ट्रक्शंस होंगी, इसने इरेज करना है। एक और टूल पे क्लिक करते हैं, उसके पीछे क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी, आपने ब्रश के थ्रू पेंट करना है। इसी तरह बाकी सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जब हम वर्ड में आते हैं और उसके टूल्स यूज़ करते हैं तो उसमें ऑप्शंस होंगे। एक टूल कहेगा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप इसकी लिखाई को थोड़ा सा बोल्ड कर लें, थोड़ा सा मोटा कर लें। एक टूल कहेगा कि मैं आपको ये सहूलत दूंगा कि आप इसका कलर चेंज कर लें। एक टूल कहेगा कि मैं आपको सहूलत देता हूं कि इसके अंदर से एक लाइन स्ट्राइक थ्रू गुजरे, या इसका साइज़ बड़ा हो जाए या इसका साइज़ छोटा हो जाए या ये पैराग्राफ की शक्ल में आ जाए। यानी टोटल वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो चेंज हो जाती हैं प्रोग्राम चेंज करने से। तो हर प्रोग्राम की अपने अपने हिसाब से अलहदा से इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे उसी प्रोग्राम के अंदर यूज़ की जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज CPU। इसको CPU भी कहा जाता है। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेसर आर। प्रोसेसर के जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं उनमें एक ALU है यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, और दूसरा CU है यानी ये कंट्रोल यूनिट है। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सॉल्व्स द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। हमारा ये वाला हिस्सा मैथमेटिकल या लॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे ट्रू फॉल्स यस नो वगैरह वो ये करता है, या डाटा कंपेयर करता है आपस में। जैसे हम
कंप्यूटर में कोई फाइल सर्च करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, लिख के फिर उसके सर्च पे क्लिक करते हैं तो कुछ टाइम लेता है। वो असल में उस वक्त अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका काम कर रहा होता है, जो उस चीज़ को तलाश कर रहा होता है। आगे है अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसके साथ साथ इसका काम मैथ से रिलेटेड, जैसे हम किसी चीज़ को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई और डिवीजन का काम करता है। लॉजिक यूनिट का काम क्या है? लॉजिक यूनिट कंपेयर्स टू क्वांटिटीज एंड गिव्स आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। यानी हम इसको दो वैल्यूज दे देते हैं कि अगर ये इससे मुशाबिहत रखता है, अगर ये उसके बराबर है, आप इसको यस कर दो, अदरवाइज आप इसको नो कर दो। कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है, कंट्रोल यूनिट फैचेस द इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रेट्स देम एंड डायरेक्ट्स द ALU या अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट टू परफॉर्म एक्शन। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ना, पढ़ के फिर उनके मुताबिक अमल करना, या अगर वो किसी और कोडिंग में है तो उनको इंटरप्रेट करना, तर्जमा करना करके उसके मुताबिक अमल करवाना, ये इसका काम है। इट आल्सो मेंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी प्रोसेस्ड। बल्कि साथ में इसका ये भी काम होता है कि ये जो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करने का सीक्वेंस है, तरतीब है, उसको भी मद्देनज़र रखे, वरना अगर तरतीब मिक्स हो जाए तो भी काम नहीं होता। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। मेमोरी असल में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं। इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर लेती है सो दैट CPU कैन प्रोसेस देम, ताकि CPU उन पे अमल कर सके। इट इज़ द वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर। यही असल में कंप्यूटर की वर्किंग स्पेस है जहाँ पे सारा काम होता है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM तीनों कैपिटल लेटर्स हैं, तो इनसे पूरा पूरा वर्ड बनता है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर डाटा। ये डाटा के लिए एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड, यानी प्रोसेसिंग से पहले और उसके बाद। अगर हम उसको सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, अगर सेव नहीं करते, हम उसमें जो भी चेंजिंग करते हैं, जैसे ही पावर ऑफ होगी वो सारा डाटा लॉस हो जाएगा। इट इज़ अटैच्ड टू द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड के ऊपर लगाई हुई होती है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है। इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज एरिया। इस एरिया में रखी गई इंफॉर्मेशन या डाटा परमानेंट होता है। इट कंटेन्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स हार्डवेयर डिवाइसेस। इसमें कंप्यूटर की स्टार्टअप इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर डिवाइसेस जो लगी होती हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन महफूज होती है। स्टार्टअप का क्या मतलब है? स्टार्टअप का मतलब है कि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, हम सिर्फ इसका पावर बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद हम चंद लम्हे कुछ भी नहीं करते, कंप्यूटर खुद से ऑन होता है, सारी डिवाइसेस को चेक करता है, कौन कौन सी डिवाइस लगी है, कौन कौन सी डिवाइस एक्टिव है, कौन कौन सी एक्टिव नहीं है, सारी चीज़ें चेक करके विंडोज़ लोड करके ये हमें डेस्कटॉप दे देता है। इसका मतलब है कि इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस स्टोर हैं इसमें, और इसको किसी भी मज़ीद हिदायत की ज़रूरत नहीं होती। हम बस बैठ के चैनल में इंतज़ार करते हैं और विंडोज़ लोड होकर हमारे सामने आ जाती है। एन एक्सपेंशन कार्ड इज़ अ स्मॉल सर्किट बोर्ड। एक्सपेंशन कार्ड छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है। इट गिव्स द कंप्यूटर द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल अ स्टोरेज डिवाइस। इसके ज़रिए से हम कोई भी स्टोरेज डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी इनपुट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं या आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट इज़ अ लॉन्ग नैरो सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड इनटू विच डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड्स कैन बी प्लग्ड इन। एक्सपेंशन स्लॉट असल में मेन बोर्ड पर बनी हुई वो एक बारीक सी लंबी सी सॉकेट होती है जिसके ऊपर हम कई किस्म के कार्ड्स लगा सकते हैं। ये जो हमने एक्सपेंशन कार्ड भरे हैं, ये सारे हम एक्सपेंशन स्लॉट्स के अंदर लगा सकते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ये नई टेक्नोलॉजी है जो आजकल बड़ी यूज़ हो रही है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इट इज़ द लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जितनी भी तरक्की हुई है, उनमें जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता चीज़ें हैं वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आती हैं। बारकोड रीडर उसकी एक मिसाल है। ये एक इनपुट डिवाइस है। इट गैदर्स इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग बारकोड्स। इसका काम ये है कि बारकोड पे बनाई गई बार्स के मुताबिक ये जो रीडिंग है वो करता है, करके उसके मुताबिक
अमल करता है या हमें उसकी प्राइस शो कर देता है। फिंगरप्रिंट रीडर का ये काम है कि इट इज़ अ डिवाइस दैट कैप्चर्स अ फिंगरप्रिंट। ये फिंगरप्रिंट को कैप्चर करता है, उसकी कॉपी लेता है एंड ट्रांसलेट इट इनटू अ डिजिटल कोड, और इससे एक डिजिटल कोड जनरेट करता है। द कोड इज कंपेयर्ड विद द ऑलरेडी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। तो उससे पहले, क्योंकि हमारी उंगली का जो एक स्केच है, एक छापा है, वो हमारे कंप्यूटर में सेव है। आप ये जो नया स्केच ले रहे हैं उसको पुराने से कंपेयर करेगा कि ये ठीक है या ये बंदा वो नहीं है। सिक्योरिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। रोबोट इज़ अ मशीन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सॉफ्टवेयर कंटेंट इन अ चिप। रोबोट एक ऐसी चीज़ है, ऐसी डिवाइस है, मशीन है जो कंट्रोल होती है एक चिप के ज़रिए से। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हैज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। इसका काम, इसकी खूबी ये है कि ये ऑटोमेटिकली बहुत सारी फिज़िकल चीज़ों को, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करती है और ऑपरेट करती है। इसके साथ ही हमारा यूनिट 1 मुकम्मल हो गया। आज हमने इसकी समरी भी सारी रिवाइज कर ली और उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की ठीक तरह समझ आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कर दें और अपने क्लास वालों के साथ शेयर कर दें ताकि उनके भी काम आ सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।